दोस्तों नमस्कार। कल शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर चुकी होगी और उसके बाद द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा आपके सामने आ जाएगा। कई बार इस एग्जिट पोल तमाशे को आपने फेल होते हुए भी देखा, कई बार पास होते हुए भी देखा और टेलीविजन चैनलों पर गोदी एंकरों को डांस करते हुए भी देखा। सब कुछ इस ग्रेट इंडियन तमाशे में आप देख चुके हैं। लेकिन बंगाल के अंदर लोकतंत्र का तमाशा बनाने की जो कोशिशें हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे रोक नहीं पाया? ये बड़ा सवाल है। जिस अधिकारी को और जिस सिस्टम के सहारे पश्चिम बंगाल में 2,500 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां उतारी गई, सीधे सीधे कहें तो भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके विभाग के अंडर में आने वाली कंपनियों के अर्धसैनिक बलों को जिस तरह से बंगाल में उतारा गया, उसके बाद से बंगाल का चुनाव जिस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, क्या अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में भारी पड़ते जा रहे हैं? ये सवाल अब बांग्ला जनमानस के बीच गुजरात लॉबी बनाम बांग्ला लॉबी के बीच में तब्दील होती जा रही है। एक ऐसा चुनाव जिस चुनाव के सहारे पूरे बंगाल के अंदर ये मैसेज देने की कोशिशें ममता बनर्जी कर रही है कि बंगाल पर बंगालियों का शासन रहेगा या बंगाल पर गुजरात लॉबी का शासन रहेगा, ये बंगाल के वोटर्स को तय करना है। उन वोटर्स को तय करना है जिनके वोटिंग राइट्स को एडजुडिकेशन के नाम पर सस्पेंड नहीं रखा गया है, और वैसे वोटर जिनके वोटिंग राइट्स फिलहाल सस्पेंडेड हैं और कल वो वोट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो हम सांत्वना के शब्द ही कह सकते हैं, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश ही ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेंगे, तो सीधा सीधा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई भारत के अंदर लोकतंत्र अब एक मजाक बनकर रह गया है? मजाक इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं बन रही है, मजाक इस देश के अंदर सिस्टम बन रहा है, और मजाक जब इस देश के अंदर अलग अलग संस्कृतियों और तहजीब के साथ मिला हुआ अनेकता में एकता का संदेश देने वाला महात्मा गांधी के सपनों का वो भारत भी दिखाई दे रहा है, जो उनके सपने के रामराज्य को सुनिश्चित करने की दिशा में ए दीदी, ओ दीदी, कान खोलकर सुन लो, आंख खोलकर सुन लो, बांग्ला पुलिस, बंगाल पुलिस वापस जाओ, पीछे हटो, इस तरह की शब्दावलियों के साथ जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव को अस्मिता का सवाल बना दिया गया है, ऐसे में बांग्ला अस्मिता कल 142 सीटों पर किस तरह से अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और किस तरह से वो 4 मई को हमारे आपके सबके सामने आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो चला है। 23 मई को 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 142 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, वहां के बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं और खासकर अमित शाह के बयान, अर्धसैनिक बलों का व्यवहार और उसमें जो अधिकारी गए हुए हैं खासकर उनका व्यवहार सीधे सीधे बांग्ला जनमानस को झकझोर रहा है, उनके आत्मसम्मान की भावना को नए सिरे से परिभाषित करने पर मजबूर तो नहीं कर रहा है, और क्या इसी की अभिव्यक्ति कल की वोटिंग में देखने को मिलेगी? ये सारे सवाल आज रात भर के लिए बड़े सवाल बन गए हैं। और रात भर के लिए बड़े सवाल क्यों बने हैं? किस तरह से किसी को उठा लेना, किस तरह से किसी को बंद कर देना, किस तरह से किसी की पिटाई कर देना और किस तरह से किसी को धमका देना, बंगाल में जाकर बंगाल के बाहर के सैनिक, बंगाल सैनिक नहीं, बंगाल के बाहर के अर्धसैनिक बल, बंगाल के बाहर की पुलिस, बंगाल के बाहर के अधिकारी यदि ये करते हुए नजर आ रहे हैं, तो निष्पक्षता के पैरामीटर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायालय या कौन सा ज्ञानेश कुमार का सिस्टम इसे सही ठहरा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। मानवाधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक दायित्व है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ये सब हो रहा है? और इन सब के बीच क्या पश्चिम बंगाल के लोग उस भाषा के आदी हैं जो भाषा गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह बोलते हुए नजर आए हैं? कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के दायरे में ये भूलने की जरूरत नहीं है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, और यह भी सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त ज्योति बासु की सरकार थी, जिस वक्त लाल झंडे की सरकार थी, उस वक्त भी यह माना जाता था कि अगर कभी लाल सलाम की विदाई राइटर्स बिल्डिंग से होगी
तो ममता बनर्जी के हाथों ही होगी। आज पश्चिम बंगाल में यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि ममता बनर्जी की विदाई करने वाला, रायटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी के शासन को समाप्त करने वाला कोई चेहरा न तो बंगाल में अब सीपीएम दे पाया है, न बीजेपी दे पाई है और न ही कांग्रेस पार्टी दे पाई है। ममता बनर्जी के पैरेलल कोई नेता वहां पर खड़ा नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जब नेता वहां खड़ा नहीं हो पा रहा है, नीति वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है बना नहीं पा रहा है, तब सवाल ये उठता है कि क्या भाषाई मर्यादा को लांघ कर चुनाव जीता जा सकता है? कदापि नहीं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चमत्कार होते हैं। कई बार जनादेश के जरिए तो कई बार सिस्टम के घालमेल के जरिए भी जनादेश को तय करने के आरोप लगते रहे हैं। 4 मई को आरोपों से घिरा हुआ जनादेश आएगा या 4 मई को निष्पक्षता को प्रमाणित करने वाला जनादेश आएगा, ये कल के वोटिंग ट्रेंड को देखकर काफी हद तक साफ हो जाएगा। कल जिन 142 सीटों पर वोटिंग है, उसमें कलकत्ता और सबअर्बन एरिया, जिसे आप ग्रेटर कोलकाता कह सकते हैं, उस ग्रेटर कोलकाता की 108 सीटों पर ही वोटिंग है। यानी कोलकाता महानगर के दायरे से बाहर सिर्फ 34 सीटें हैं जहां वोटिंग होनी है। और इस कोलकाता महानगर यानी ग्रेटर कोलकाता की 108 विधानसभा सीटों में से पिछली बार 93 सीटें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 1 सीट वाम मोर्चे ने जीती थी। क्या 93 के इस आंकड़े से ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 14 के आंकड़े से यहां आगे बढ़ेगा? बांग्ला भद्रलोक क्या सोच रहा है? बंगाल के अंदर की महिलाएं क्या सोच रही है? बंगाल में जिस तरह की स्कीम ममता बनर्जी ने चला रखी है उसका क्या असर है? और किस प्रकार से भाजपा के नेता कोई हाथ में मछली लेकर तो कोई मुंह में मछली चापते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, उसका क्या असर हो रहा है? ये सारी चीजें कल तय होनी है। और कल ये भी तय हो जाएगा जो टीएमसी के आरोप हैं कि बंगाल अहमदाबाद से चलेगा या बंगाल कोलकाता से चलेगा। इस सवाल के इर्द गिर्द जब बंगाल की सियासत को चलाने की कोशिश हो रही है तो सिर्फ हिंसा ही मुद्दा नहीं है, मांस मछली खाना ही मुद्दा नहीं है, टीएमसी बनाम दीदी बनाम मोदी ही मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो दरअसल पश्चिम बंगाल में एक वो भी है कि आखिर कौन सा ऐसा अंदर खाने डील देखने को मिली है, कौन सी डील ऐसी हो गई है जिस डील के आसरे राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी सभाओं को 4-5 दिन पहले ही खत्म कर चुके। जो सभाएं होनी थी, जिनकी चर्चा थी, वो पीछे हटते हुए नजर आए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल का चुनाव बंगाल का चुनाव नहीं है। बंगाल का चुनाव बंगाली अस्मिता के साथ साथ इस देश के अंदर विपक्ष की मौजूदगी का एहसास कराने वाला चुनाव भी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये सवाल तो पिछले 3-4 दिनों से कौंध रहा है कि क्या अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, पश्चिम बंगाल में वो सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो गए हैं। जुबान के स्तर पर, स्ट्रेटजी के स्तर पर, बांग्ला जनमानस को न समझ पाने के स्तर पर, और इन सब से आगे दीदी के मुकाबले में जिस प्रकार से ईडी का उपयोग किया गया और उस ईडी के उपयोग ने जिस प्रकार से टीएमसी समेत बंगाल की महिलाओं को झकझोरने का काम किया, उस परिस्थिति में बीजेपी अपने आप को कहां पाएगी 4 जून को? ये सवाल भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा अमित शाह के मत्थे मढ़ा जाना है कि आखिर पश्चिम बंगाल की रणनीति में चूक हुई है या जिस चिर परिचित अंदाज में देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को उल्टा टांगने की बातें कही जाती है, वो बंगाल में उल्टा टांगने की बातें दरअसल बैकफायर कर गया है। बांग्ला जनमानस और बांग्ला उपराष्ट्रवाद, इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। ये बड़ा सवाल है कि बंगाल के अंदर से जब लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिश हुकूमत अपने आप को सुरक्षित नहीं मान पाए, राजधानी उठाकर दिल्ली आना पड़ा, ऐसे में भला गुजरात लॉबी बंगाल के अंदर अपनी चला लेगी? ये गुमान कहां से पैदा हो गया? ये गुमान है संस्थाओं के सहारे गड़बड़ करने की एक ताकत है, या उस ताकत के आरोप हैं, या कुछ और है? कल सब पर से पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। सवाल यही है कि बीजेपी बंगाल के लिए इतनी बेचैन क्यों है? डायमंड हार्बर से लेकर के बंगाल के दूसरे हिस्सों तक लोगों को, टीएमसी को धमकाने
उल्टा टांगने जैसी बातों को कहने के पीछे जो हताशा दिखाई देती है, उस हताशा के का असली कारण क्या है? तो जरा उस कारण को समझे तो 240 का नंबर जो कल्याण बनर्जी संसद में अपने अनूठे अंदाज में कहते हैं, वो 240 का नंबर सबसे बड़ा है। 240 का नंबर यानी बहुमत से 32 पायदान पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी संसद में आई थी, नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे के बूते घिसट कर चलने वाली सरकार बनाई गई, आखिर वो 240 का नंबर बच पाएगा 2029 में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात की लगभग सारी सीटें भाजपा की है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की लगभग सारी सीटें भाजपा की है। द्वारका से पुरी तक इस देश में विपक्ष के पास सिर्फ 4 सांसद हैं। द्वारका से पुरी तक यदि विपक्ष के पास 3-4 सांसद ही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 के करीब सांसदों के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत 4 राज्यों में दिखाई दे रही है, वहां बढ़ने की गुंजाइश तो छोड़ दीजिए। शीर्ष पर जाने के बाद एकमात्र रास्ता ढलान का होता है। वो ढलान की परिस्थितियां ज्यादा दिख रही है कि मध्य प्रदेश में 29 है, उससे आगे तो बढ़ नहीं पाएगी। बहुत अच्छा करेगी तब भी 5-6 कम हो जाएंगे। ये डर है। उत्तर प्रदेश की सत्ता यदि हाथ से फिसल गई, अखिलेश का पीडीए संविधान बचाओ के नारे के साथ एक बार फिर से विधानसभा में कामयाब हो गया, तो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में जो फिसलन होगी, जिसका ट्रेलर 2024 में दिखा था, उस फिसलन की भरपाई अगर बंगाल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को येन केन प्रकारेण ना मिली, तो अकेला सम्राट चौधरी कर देंगे। दूर दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं दिखती। आखिर बिहार में 40 सीटें ही तो है, भाजपा के हिस्से में 12 ही तो है। हद से हद भारतीय जनता पार्टी बिहार में 20-22 सीटें लड़ेगी, वहां से बहुत ज्यादा भरपाई नहीं हो सकती। कई सारे अलायंस पार्टनर के साथ बिहार के जातीय समीकरणों में अपने आप को फिट करना होगा। और जिस तरह से स्थितियां महाराष्ट्र में बन रही है, जिस तरह से स्थितियां कर्नाटक में बन रही है, जिस तरह से स्थितियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बन रही है, जहां बीजेपी लगातार जीत रही है, तो यह अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है कि हेमंता बिस्व शर्मा की बेचैनी और पवन खेड़ा पर जिस आक्रामक अंदाज में वो सामने आए, कहीं उनकी सत्ता तो नहीं फिसल रही है, वरना उसके बाद की परिस्थितियां बीजेपी के लिए और विकट होनी है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना बंद दरवाजा तमिलनाडु खोलता हुआ नहीं दिखा है। खिड़की और रोशनदान तक खोलने की स्थिति में बीजेपी के लिए अभी नहीं है तमिलनाडु। तो तमिलियन कल्चर से भाजपा की दूरी, बांग्ला कल्चर से दूरी, और इस देश में फाइनल मैचों का मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन से नफरत और अहमदाबाद के मोटेरा को ईडन गार्डन की हैसियत प्रदान करने की जो भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता है, भाजपा के नेताओं के हाथ में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उस हठधर्मिता के आगे ईडन गार्डन को भारत के क्रिकेट का मक्का मानने वाला, उसमें भी बंगाल का समाज, कलकत्ता का समाज, क्या इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि उसकी हैसियत को मोटेरा में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है, कि फाइनल होगा किसी टूर्नामेंट का तो मोटेरा में ही होगा, अहमदाबाद में? यह भी एक सवाल कोलकाता के लोगों के सामने है। देखते हैं जितने तरह के वीडियोज दूसरे राज्यों से आए अधिकारियों के महुआ मोइत्रा और टीएमसी के लोग वायरल कर रहे हैं, वो बंगाल के दूसरे हिस्सों की तुलना में कोलकाता महानगर में 5G के जमाने में बहुत ज्यादा तेजी से पहुंच रहे हैं, और उससे बांग्ला अस्मिता का सवाल और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन चुनाव अस्मिता के सहारे चमत्कार की आस रखने वाले लोगों के लिए भी होता है। कल चमत्कार का दिन रहा तो निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी के लिए खुश होने वाला दिन होगा। कल धांधलियों के आरोपों में सत्यता मिलने का दिन रहा तो निश्चित तौर पर गुजरात लॉबी के लिए खुश होने वाला दिन होगा। लेकिन कल जनमानस का दिन रहा तो खुश होने वाला दिन किसके लिए होगा, ये 4 मई को पता चलेगा। तो हमें इंतजार करना होगा 4 मई का। लेकिन चलते चलते मैं आपको बताऊं कि कल पल पल की अपडेट के साथ दिन में भी और शाम में द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशे के बाद भी आपके सामने बंगाल के पत्रकारों के पैनल और या उनसे प्राप्त इनपुट्स के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।